नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल VNKT स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग NCERT का सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 6 का, देखिए जियोग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। और देखिए, इससे पहले हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और देखिए पॉलिटी भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग पीछे के सभी वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के पृष्ठ मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए, आज हमारा जो चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, यह क्लास 6 का NCERT का देखिए जियोग्राफी का पहला चैप्टर है। देखिए दोस्तों, यह चैप्टर आपके CTET के एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से देखिए CTET में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा। तो देखिए, चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, पहला चैप्टर है। हम लोग अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। देखिए CTET वाले, देखिए कहाँ से प्रश्न बना लें। तो इसलिए आप लोग जो है, जो NCERT का एक एक लाइन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप एक एक लाइनों को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। और देखिए, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो यह क्या होती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो याद रखिएगा, एक बार हम आपको फिर रिपीट कर देते हैं। देखिए, लिखा है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। देखिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। देखिए, यहाँ से भी कथन में प्रश्न बन सकता है, तो क्यों हम लोग देख नहीं पाते? क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। अब आगे देखिए, यह जो लाइन है, यह देखिए CTET में इसी बार जो जनवरी वाला पेपर हुआ है, यहाँ पर देखिए उसमें पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहा लेते। तो याद रखिएगा, खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसको याद रखिएगा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। याद रखिएगा कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब देखिए, तारा किसे कहा जाता है? लिखा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। और याद रखिएगा, सूर्य भी क्या है? एक तारा। इसको याद रखिएगा कि सूर्य भी एक तारा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह देखिए एक लड़की है जो तारे को देख रहे हैं। भी हम लोग इसके बारे में देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं तब हम लोग चित्र को देखेंगे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहते हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ से ही बन गया, पूछ लेगा कि नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है। तो देखिए रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। याद रखिएगा, तारों से बना एक पैटर्न को ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो पूछ लेगा कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, तो इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यानी देखिए, सप्त यानी कि सात, ऋषि मतलब संत। तो याद रखिएगा, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि है। अब हम लोग चलिए सप्तऋषि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह 7 तारों का समूह है। जो सप्तऋषि होता है वह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक लड़की है, उत्तर दिशा की तरफ मुख की है। याद रखिएगा, देखिए ध्रुव तारा जो होता है हमेशा उत्तर की दिशा में होता है। देखिए यह ध्रुव तारा है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को 7 तारे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यही क्या है? यह सप्तऋषि कहा जाता है। तो आप लोग चित्र को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। देखिए पहले के लोग जो दिशा कैसे जानते थे, तो रात्रि में तारों से ही पहचानते थे। उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए जो ध्रुव तारा है यह हमेशा उत्तर की दिशा की तरफ होता है। इससे लोग जो है पता लगा लेते थे कि कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन दक्षिण है, यदि उत्तर उनको पता चल जाता था तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग इससे याद रखिएगा कि जो ध्रुव तारा होता है वह उत्तर दिशा में ही होता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और देखिए ध्रुव तारा क्या है? यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। याद रखिएगा, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। देखिए ऐसे प्रश्न जो है सीटेट वाले कथन निष्कर्ष में पूछते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या आप याद रखिएगा कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह किसे कहा जाता है? कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ही ग्रह कहा जाता है। देखिए ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, भी याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। देखिए पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है और इसका उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, क्या यह ग्रह है? यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यह देखिए जितने भी एनसीईआरटी बुक में यह इंपॉर्टेंट करके होता है, रोचक तथ्य या इसे भी जाने। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीटेट में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए लिखा है कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं। तो याद रखिएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस। याद रखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। देखिए कुल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो 8 ग्रह याद रखिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यह देखिए सब लिखा है कि देखिए इस PDF को मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यह सभी ग्रहों के बारे में दिया है थोड़ा डिटेल में, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। लिखा है कि क्या आप जानते हैं, इसको देखिए, पौराणिक रोमन कहानियों में 16 सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे। यहाँ पर कहा कि इतना याद रखिएगा कि पौराणिक रोमन कहानियों में 16 सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह, तो याद रखिएगा चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कुल 8 ग्रह है, वही यहाँ पर लिखा है। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सौरमंडल क्या होता है। देखिए सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। देखिए ए लाइन सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए याद रखिएगा कि सूर्य साथ में 8, यहाँ पर देखिए 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब हम लोग चलिए सूर्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसको याद रखिएगा कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम लोग यहाँ पर ग्रह के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो देखिए ग्रह कुल 8 हैं। और यहाँ पर देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार, देखिए एग्जाम में पूछा है सूर्य से दूरी के अनुसार, इसको आप लोग ग्रहों का क्रम याद रखिएगा। पहले बुध, तब शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका दिया कि देखिए माई, वेरी, इफिशियंट, मदर, जस्ट, सर्वड, अस, नट्स। तो यहाँ पर देखिए याद करने का तरीका बताया है। थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं शब्द की उत्पत्ति जो इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पृथ्वी के संबंध में और जाने। जैसे यहाँ पर देखिए जियो यानी कि यहाँ पर देखिए जियोलॉजी, लॉजी का यहाँ पर देखिए पृथ्वी का अध्ययन, मेट्री मतलब पृथ्वी का मापन, आईडी मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जैसे देखिए जियोलॉजी, फिर यहाँ पर देखिए जियोमेट्रिया, फिर यहाँ पर देखिए जियोआइड्स, तो यही सब यहाँ पर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि इसे भी क्या आप जानते हैं, बॉक्स वाला हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए लिखा है कि रात्रि में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। देखिए आपको पढ़कर ही लग रहा होगा कि यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, यह चैप्टर यहाँ से सीटेट में देखिए हर बार प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक, याद रखिएगा बुध जो है वह सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो याद रखिएगा बुध को जो है
अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए सब फैक्ट वाले हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, यहाँ पर देखिए लिखा है कि 203 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते। देखिए प्लूटो को ग्रह न कहकर इसको बौना ग्रह कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट है बॉक्स, इसको देखते हैं तब हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे। देखिए लिखा है कि आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। याद रखिएगा, एग्जाम में यह पूछा गया है। प्रकाश की गति देखिए लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो याद रखिएगा प्रकाश की गति लगभग कितना है, 300, यहाँ पर देखिए 3 लाख किमी प्रति सेकंड है और देखिए इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में चलिए देखते हैं। देखिए सूरज से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, सूरज से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए यहाँ से सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। यही कारण है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और देखिए अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इससे पहले हम लोग जो रोचक तथ्य थे इसे देख लेते हैं। देखिए नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। याद रखिएगा कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब चलिए हम लोग चंद्रमा के बारे में जानते हैं। देखिए अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का एक चित्र है, देख सकते हैं यही चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह, याद रखिएगा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, ये भी याद रखिएगा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा कि यह हमसे जो है यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, 3,84,400 किमी है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए उपग्रह हम लोग देख लेते हैं। देखिए उपग्रह जो होता है एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे ही उपग्रह कहा जाता है। और देखिए मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। लिखा है कि एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, जैसे इसको याद रखिएगा एग्जाम में पूछा है भारतीय उपग्रहों के बारे में, जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सब क्या है भारतीय उपग्रह है जिन्हें अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखिए आप लोग मानव निर्मित उपग्रह, यहाँ पर रॉकेट का प्रक्षेपण, फिर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। याद रखिएगा चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। देखिए यही कारण है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखिए चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं।
जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो कब हम लोग इनकी छाया को देख सकते हैं? तो पूर्णिमा के दिन। अब हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। देखिए, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखिए, एग्जाम में यह भी पूछा सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब हम लोग उल्का पिंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, लिखा है कि क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। याद रखिएगा, यही जो पट्टी होती है यह मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा कहलाती है, जो सफ़ेद चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह हमें चमकदार रात में दिखाई देती है। देखिए, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देखिए, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक कभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोग एक चित्र देखिए। एक लड़की दिखाई दे रही है, पृथ्वी, फिर सौरमंडल, आकाशगंगा, तब देखिए ब्रह्मांड। याद रखिएगा, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। देखिए, लिखा है कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हम लोग का जो चैप्टर है यह ख़त्म हुआ। यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे लिखा है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, हम आपको बताए हैं। और देखिए, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो आप लोग इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, यह चैप्टर जो है सी-टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा, सौरमंडल में जो पृथ्वी चैप्टर है। तो देखिए, अब हम लोग मिलते हैं दूसरे अध्याय में। और साथ ही दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।